टिंग टोंग टिंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योर्स। कैसे हो बच्चों? होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का 4th चैप्टर, दैट इज सिंपल इक्वेशंस। जैसा नाम से पता चल रहा है बेटा, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे के क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ब्रीफ कर देता हूं आपको। जैसे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में जो कंसेप्चुअल डिफरेंस होता है उसको समझेंगे। उसके बाद बेटा जैसे आपके पास कोई वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं तो उसको इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन जो होते हैं उसमें कैसे चेंज करते हैं ये देखेंगे। फिर इन सब के बाद सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन देखेंगे। सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन के 3 मेथड होते हैं बेटा। एक होता है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा होता है बैलेंसिंग मेथड और तीसरा होता है ट्रांसपोजिंग मेथड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोजिंग मेथड जो है वही सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं आगे की तरफ, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही ईजी होंगे बट कंसेप्चुअल होंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। अच्छा, जो भी बच्चे क्लास 7 का चैप्टर 3 देखा है बेटा, चैप्टर 3 उसमें एक छोटी सी चीज रह गई थी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें क्या चीज रह गई थी? डेटा हैंडलिंग में, डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर था उसमें एक चीज रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूं। वो आपके ओलंपियाड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड के लिए है बेटा वो चीज, ये चैप्टर 3 का है। अगर आपके पास मीडियन दिया हो और आपके पास मीन दिया हो बेटा, तो आप मोड निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो एक फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला आप नोट कर लोगे। जिन्होंने भी चैप्टर 3 देखा है, पिछले क्लास का चैप्टर 3 देखा है, वो ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे। अगर आपके पास बेटा मीडियन दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है तो आप मोड निकाल सकते हो। कोई भी एक सेट ऑफ डेटा है जिसमें मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा के मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन लगा के आप मोड निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज हम लोग कवर क्या करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, ये सबको हम समझेंगे। फिर सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन का जो 3 मेथड था, पहला मेथड ये, दूसरा मेथड ये, तीसरा मेथड ये। पहला मेथड क्या है बेटा? ट्रायल एंड एरर मेथड, जो यूज ज्यादा नहीं होता है। बैलेंस मेथड जो है ये भी कहीं कहीं यूज होता है और मैथ्स में आपको देखने को मिलेगा ये। और ट्रांसपोजिशन मेथड जो है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन, इसको कुछ क्वेश्चन से समझेंगे हम, कुछ क्वेश्चन से हम लोग इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट का मतलब है कि जिसकी वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। सीधा से समझो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे 2 को क्या आप 3 बोल सकते हो? 2 3 होता है? नहीं। 2 5 होता है? नहीं। 2 0 होता है? नहीं। 2 की तो वैल्यू फिक्स्ड है। 2 तो यही है बेटा, यही 2 है, 1 2 यही 2 है। तो 2 जो है बेटा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। 3 के बारे में आपका क्या कहना है? न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। आपको 22/7 के बारे में क्या कहना है? न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। आपको 0 के बारे में क्या करना है? 0 0 ही रहता है, कहीं भी रहेगा मैथ्स में तो 0 0 ही रहेगा। 0 1 नहीं बन जाएगा, 1 2 नहीं बन जाएगा। तो बेटा ये सारे जो होते हैं इनको कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट जो है आगे आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत जगह पे यूज होते हैं। कांस्टेंट जो वर्ड है ये बहुत जगह पे यूज होगा। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। पाई जो होता है बेटा, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है रफली, ये भी कांस्टेंट है। पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट। एक चीज और समझ लो, अगर 3 डेसिमल में कोई नंबर रहेगा तो वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये 3.14 है। तो क्या 3.14 जो होगा अपनी वैल्यू को चेंज करके 3.15 बनेगा? नहीं बनेगा। क्या ये 1 बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये सारे बेटा कांस्टेंट है, जो अपनी वैल्यू को फिक्स्ड रखते हैं, जो इनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आया बेटा वैरी वर्ड से। वैरी मतलब क्या होता है? बदलना। जिसकी वैल्यू, जो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जिसकी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे x,
आपको x देखने को मिलता है मैथ्स में, तो x क्या है, x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आती है, किसी क्वेश्चन में 3 आती है, किसी क्वेश्चन में 4 आती है, या फिर किसी भी क्वेश्चन में सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दो तो x की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो x की वैल्यू जो है बेटा वो फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है। सो x इज वेरिएबल। तो जिसकी भी वैल्यू, जिसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज होती है उसको बोलते हैं बेटा वेरिएबल। तो वेरिएबल इज डिनोटेड बाय एनी अल्फाबेट्स। वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं, किसी भी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ये थोड़ी आवाज हो रही है तो इससे डिस्टर्ब नहीं होना। जैसे ए बी सी डी ई, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो। वेरिएबल के लिए एक्स वाई जेड। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि एक्स लूं कि वाई लूं कि डी लूं कि सी लूं। कुछ भी ले सकते हो बेटा, वेरिएबल की जगह ए एन एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स होता है बेटा कि अगर कांस्टेंट, ये देखो ये जो कांस्टेंट था और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ये दोनों ऑपरेटिव को यूज करके अगर आते हैं तो उनको हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे 2x, 2 और x का, 2x का क्या मतलब है बेटा, 2 इंटू एक्स है, इसका मतलब यही है। तो 2 क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का ऑपरेटिव यूज करके जो भी बनाते हैं बेटा, जो भी चीज बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 2 टर्म है, क्या केवल 2 अगर मैं लिखता हूं तो ये टर्म है? तो यस, ये टर्म है। तो बोलोगे कि सर इसमें तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों नहीं आए हैं, तो दोनों के आने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों करके आते हैं उस ऑपरेटिव, ये जो कि ये क्या है बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेटिव है। तो 2 और x ये दोनों मल्टीप्लाई के ऑपरेटिव में आते हैं। 2 डिवाइडेड बाई x आएगा तो क्या होगा बेटा, 2 बाई एक्स हो जाएगा। यही मतलब होता है। तो 2 बाई एक्स जो है ये क्या है, टर्म है। 2x क्या है, एक टर्म है। अब 2 जो है बेटा ये इंडिपेंडेंटली भी अगर आते हैं, अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट आता है या फिर कांस्टेंट इंडिपेंडेंट आता है तो उसको भी टर्म बोलते हैं। फिर से समझाता हूं टर्म क्या है एग्जांपल से। जैसे 3x क्या है बेटा, 3 इंटू एक्स, ये एक टर्म है। 3 को अगर हम डिवाइड वाले ऑपरेटिव के साथ x के साथ रखें तो 3 बाई एक्स हो गया। तो ये क्या है, टर्म है। अब 2 जो है बेटा ये भी एक टर्म है और x जो है ये भी एक टर्म है। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों का, कांस्टेंट और वेरिएबल का, डिवाइड और मल्टीप्लाई ऑपरेटिव के साथ ही आए, जरूरी नहीं है। ये आएंगे तो ऑपरेटिव के साथ आएंगे। कौन सा ऑपरेटिव यूज होगा, डिवाइड नहीं तो मल्टीप्लाई यूज होगा, नहीं तो फिर ये इंडिविजुअल आएंगे बेटा। कांस्टेंट देखो इंडिविजुअल आया हुआ है, यहां पे ये वेरिएबल है, इंडिविजुअल आया हुआ। तो ये सारे टर्म है। टर्म समझ में आया, कांस्टेंट समझ में आया, वेरिएबल समझ में आया, टर्म समझ में आया। कि टर्म्स जो होते हैं, टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे भी आपको क्लास में ये देखने को मिलेगा। टर्म्स क्या होता है समझना, एक लाइन में बोल रहा हूं मैं। टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं तो भी ठीक है, उसको टर्म बोलेंगे। अगर वो दोनों ऑपरेटिव के साथ आ रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड, प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ आ रहे हैं तो उसको भी टर्म बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे एग्जांपल से बताओ। जैसे यहां पे 2xy दिया हुआ है, 2xy क्या ये टर्म है? यस टर्म है, क्योंकि 2 देखो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसी को तो लिखा क्या है 2xy। तो 2 क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल। तो मैंने बोला कि कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही दो ऑपरेटिव के साथ आते हैं, तभी हम उसको टर्म बोलते हैं। क्या 2 प्लस एक्स ये टर्म है? तो 2 तो कांस्टेंट था, वेरिएबल जो है वहां पे x है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों तो है, लेकिन ऑपरेटिव यहां पे बेटा देखो मल्टीप्लाई या डिवाइड के अलावा आ गया, प्लस या माइनस आ गया, तो इसको टर्म नहीं बोलेंगे। जब भी ऑपरेटिव कौन सा यूज होगा हमेशा बेटा, मल्टीप्लाई वाला यूज होगा, नहीं तो डिवाइड वाला यूज होगा। डिवाइड वाला कैसे यूज होता है, 2 डिवाइडेड बाई एक्स, सो 2 बाई एक्स हो गया। जैसे 3 अपॉन XY लिखा हुआ है, तो 3 अपॉन XY का क्या मतलब है कि 3 को डिवाइड किया गया है, x से भी और y से भी डिवाइड किया गया है। तो देखो ऑपरेटिव क्या है यहां पे, डिवाइड है, तो हम क्या बोलेंगे, ये टर्म्स है। टर्म्स समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, जब कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट या वेरिएबल दोनों प्लस और माइनस, यही दो ऑपरेटिव को यूज करके अगर आते हैं तो उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
समझना, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है बेटा, यहां पे एग्जांपल है 8x प्लस 31, 8x प्लस 31। अब कांस्टेंट और वेरिएबल या फिर टर्म, ये क्या है बेटा, ये टर्म है। समझना बात को। टर्म जो होता है वो किससे बनता है? कांस्टेंट से बनता है और वेरिएबल से बनता है। ये भी क्या है? टर्म है। तो अगर दो टर्म प्लस या माइनस ऑपरेटिव के साथ आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हुई बात? अब यहां पे 8x जो है बेटा 8 इंटू एक्स है, तो ये तो टर्म हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, दोनों कौन से ऑपरेटिव के साथ है? मल्टीप्लाई बताया था यहां पे। तो 8x जो है बेटा वही एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या है? 31। मैंने बताया था कि कांस्टेंट या वेरिएबल इंडिपेंडेंटली भी अगर आते हैं, जैसे 31 क्या है? केवल कांस्टेंट है, तो इसको भी हम टर्म बोलेंगे। तो जब दो टर्म प्लस या माइनस ऑपरेटिव के साथ आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स और समझ लेते हैं यहां पे हम। समझ में आया बेटा? देखो 2x प्लस 31 प्लस y। अब ये बताओ ये है क्या? तो यहां पे बेटा x क्या है? वेरिएबल। 2 क्या है? कांस्टेंट। 31 क्या है? कांस्टेंट। y क्या है? वेरिएबल। तो देखो 2x जो है बेटा ये एक टर्म है, 31 इंडिपेंडेंटली आया हुआ, ये भी टर्म है। y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी एक टर्म है। तो 3 टर्म आपस में प्लस के साथ आए हुए हैं। 3 टर्म को प्लस के साथ जब लिखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है बेटा, टर्म्स जो होते हैं टर्म, वो अगर प्लस और माइनस के साथ एक दूसरे से ऑपरेटिव के साथ आते हैं तो उस सारे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? आगे बढ़े। इक्वेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमें समझ में आ गया बेटा। अब इक्वेशन क्या होता है समझना। इक्वेशन के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है इक्वलिटी साइन। ये साइन होना चाहिए। अगर ये साइन नहीं है बेटा तो वो इक्वेशन नहीं है। कैसे समझना? यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू √2। तो यहां पे मुझे बताओ 5x प्लस 7 क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। √2 क्या है? √2 के बारे में मैंने क्या बताया था बेटा कि √2 जो है एक कांस्टेंट है। सबसे पहले तो एक कांस्टेंट है। टर्म है कि नहीं? मुझे ये बताओ ये टर्म है कि नहीं? तो यस ये टर्म है, ये टर्म है। बट क्या ये टर्म जो है वो प्लस माइनस के साथ किसी चीज के साथ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, पहले इसको समझते हैं। तो √2 जो है बेटा ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? समझो। √2 क्या है? एक टर्म है। सारे कांस्टेंट, सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो टर्म होते हैं, ठीक है। तो √2 क्या है बेटा? अकेले इंडिपेंडेंटली आया हुआ, तो ये एक टर्म है। अब ये जो टर्म है बेटा, ये टर्म प्लस माइनस के साथ किसी चीज के साथ नहीं है, लेकिन है तो टर्म ही ना। तो इस टर्म को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। √2 जो होगा बेटा ये कांस्टेंट भी है, टर्म भी है, और ऐसे अगर लिख के इसमें आ जाए, इक्वलिटी के साइन के साथ आ जाए, तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या था? 5x प्लस 7 इज इक्वल टू √2। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही लिख रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5x प्लस 7 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वलिटी साइन के साथ आते हैं तो उनको हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आया? इक्वेशन क्या होता है? चलो फिर से रिवाइज करा देता हूं। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? जो अपनी वैल्यू को फिक्स रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, जैसे √2, -3, पाई, 22/7, 3/18, कुछ भी ऐसा ले लो। जो कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू जो होती है सिचुएशन के साथ चेंज होती रहती है। जैसे एक्स की वैल्यू जो होती है सिचुएशन के साथ चेंज होती रहती है। क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक्स क्या है? वहां पर वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं? तो अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ABCDEF XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स समझ लेते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? तो कांस्टेंट या वेरिएबल इंडिपेंडेंटली
भी टर्म होते हैं, या फिर अगर वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ आ रहे हैं, जैसे 2x 2 और x एक साथ आ रहे हैं, तो हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड में आएंगे, माइनस प्लस के साथ नहीं आएंगे, तो उसको क्या हम बोलेंगे, टर्म्स। 2x एक टर्म है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जब 2 3 4 5 6 7 कितने भी टर्म्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे, प्लस और माइनस से, बस प्लस या माइनस, या प्लस और माइनस दोनों के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये और ये इक्वालिटी साइन के साथ आते हैं बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ये इक्वालिटी साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी इक्वेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझो, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक इक्वेशन है, तो यस, 0 एक कांस्टेंट है, 0 एक टर्म है, तो 0 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हुआ, क्योंकि ये टर्म है बेटा। किसी दो टर्म यहां पे नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन टर्म जो सिंगल होता है, सिंगल टर्म जो होता है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो 0 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ए से अलजेब्रिक, ई से एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं। 3x माइनस 7 क्या है बेटा, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x माइनस 7 क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वलिटी साइन के साथ आए, इक्वलिटी, दिस इक्वलिटी साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो भैया, तो इक्वलिटी साइन के साथ आते हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। समझ में आ गया सबके बीच का डिफरेंस। तो टर्म्स देखो यहां पे क्या क्या है, समझते हैं यहां पे बेटा। 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 जो होता है ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। √2 क्या है बेटा, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म्स क्या क्या है बेटा यहाँ पे, तो 5x एक टर्म है, 7 एक टर्म है, √2 एक टर्म है। तो 5x प्लस 7 जब दो टर्म प्लस के साथ आते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं। तो 5x क्या है, टर्म है, 7 क्या है, टर्म है, √2 क्या है, टर्म है। समझा दिया यहाँ पे टर्म। अब बताओ 5x में वेरिएबल क्या है, 5x में वेरिएबल है x, कांस्टेंट क्या है 5, 7 क्या है, कांस्टेंट है, √2 क्या है, कांस्टेंट है। चलो वेरिएबल भी समझ में आ गया, कांस्टेंट भी समझ में आ गया। अब एक चीज समझो, अगर टर्म, कोई भी टर्म है जैसे 5x, तो पूछता है x का कॉफिशिएंट क्या होता है, तो 5। ये जो कांस्टेंट होता है ना बेटा, कांस्टेंट, इसी को कांस्टेंट जो होता है इसी को कॉफिशिएंट बोल देते हैं इस वेरिएबल का। x एक वेरिएबल है जिसका कॉफिशिएंट जो है 5 है। समझ में आया। चलो कॉफिशिएंट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 2xy, अब यहां पे मुझे बताओ xy का कॉफिशिएंट क्या है, तो 2। ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, उसी को कॉफिशिएंट बोल देते हैं। 2xy में 2 जो है वो कॉफिशिएंट है, वो कांस्टेंट है, इसलिए कॉफिशिएंट है। जो कांस्टेंट होगा वही कॉफिशिएंट होगा। तो xy का कॉफिशिएंट पूछ रहा है 2। अब एक चीज और समझो, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 2xy प्लस 3x प्लस 5। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। 2xy इसमें क्या है, टर्म, 3x क्या है, टर्म, 5 क्या है, टर्म, ये सब एडिशन में आए हुए हैं, तो ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां तक तो समझ में आया। xy का कॉफिशिएंट मुझे बताओ, xy का कॉफिशिएंट है 2, xy का कॉफिशिएंट है 2। 3x में x का कॉफिशिएंट क्या है, वेरिएबल का ही कॉफिशिएंट पूछा जाता है हमेशा, वेरिएबल का कॉफिशिएंट पूछा जाता है। तो 3x में x एक वेरिएबल है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट है 3। जो कांस्टेंट होता है बेटा वही कॉफिशिएंट होता है। अब एक चीज और समझना, 4 इंटू 3x, इसमें x का कॉफिशिएंट बताओ क्या होगा। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो 4 इंटू 3x हो गया, सो दिस इज 12x। सो x का कॉफिशिएंट जो होगा वो 12 होगा। समझ में आया कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या होता है। आगे बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट हैव वेरिएबल। अब एक चीज समझो, यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया था बेटा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। इक्वलिटी साइन के साथ आया तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हो गया बेटा। 3x प्लस 5 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे, 5 एक कांस्टेंट है, 3 और x जो है, यहां भी कांस्टेंट जो है 3 है और वेरिएबल क्या है, x है। तो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई के साथ आए हैं, तो मल्टीप्लाई के साथ आए बेटा, तो ये क्या हो गया, टर्म हो गया। ये टर्म है, ये टर्म है, दो टर्म मिलके प्लस के साथ अगर आते हैं तो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर नहीं भी आते हैं, केवल सिंगल कांस्टेंट आता है या फिर सिंगल वेरिएबल आता है,
तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वलिटी साइन के साथ आते हैं तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। अब एक चीज यहां पे और समझो कि 3x + 5 = 7, हमेशा फेस किसकी तरफ रखना है बेटा? क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें देखो ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, तो इसको बोलते हैं बेटा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। नोट करना है इसको, लेफ्ट हैंड साइड, हैंड, राइटिंग गड़बड़ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड LHS। इसको बोलते हैं बेटा RHS, राइट हैंड। देखो ये मेरे राइट हैंड में ही है ना, हैंड साइड में ही है, ये राइट हैंड में है, ये लेफ्ट हैंड में, तो इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। अब इक्वलिटी की जो साइन लगी है बेटा, ये क्या बता रही है कि LHS = RHS, यही बोल रहा है इक्वलिटी साइन। चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट हैव वेरिएबल। अब इन दोनों में से LHS या RHS, सुनना ध्यान से, LHS या RHS इक्वेशन बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। LHS या RHS में किसी एक में वेरिएबल होना चाहिए बेटा। ऐसा आप मत लिख देना 4 = 3 + 1, क्या ये एक इक्वेशन है? तो ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये इक्वेशन? क्योंकि इसमें वेरिएबल कहीं नहीं है, ना LHS में है ना RHS में है, तो ये क्या है बेटा? ये एक इक्वेशन नहीं है। अब समझो 3x + 5 = 7, ये इक्वेशन है कि नहीं? कैसे चेक करें? तो इधर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब LHS और RHS, ये दोनों को चेक करेंगे, दोनों में से किसी एक में आपका वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो इसमें वेरिएबल है, x जो है वेरिएबल है, इधर वेरिएबल है नहीं है, RHS में तो नहीं है वेरिएबल, इधर लेकिन है वेरिएबल, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन बनने के लिए LHS या RHS दोनों में से किसी एक में आपके वेरिएबल होने चाहिए। क्लियर हुई बात? LHS ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू RHS ऑफ द इक्वेशन। हमेशा जो इक्वेशन बनता है बेटा, उसमें LHS और RHS ये दोनों बराबर होते हैं। An expression does not have equality sign, but an equation always have the equality sign. बताया था भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x + 5, और 7 जो है ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों में जब इक्वलिटी साइन आ जाता है तो ये बन जाता है इक्वेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी साइन नहीं होती है, इक्वेशन में इक्वलिटी साइन होती है, यही चीज बोल रहा है यहां पे। इफ वी इंटरचेंज, हाँ ये पॉइंट समझ लो बेटा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आप लोग जानते भी होंगे बट थोड़ा सा समझ लो। इफ वी इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम LHS to RHS, क्या मैं बोल रहा हूं समझना। 3x + 5 = 7 समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 7 = 7 को मैं इधर ला दिया, LHS में ला दिया, 3x + 5 लिख दिया, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो यस लिख सकता हूं। तो ये दोनों चीज जो है बेटा लिखी जा सकती है। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इससे ऐसे भी लिख सकते हो, इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो या इससे ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये LHS RHS जो होते हैं आपस में इंटरचेंज आप कर सकते हो। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ। हाउ टू राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे आपके पास वर्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कैसे चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आया है कि राम के पापा का एज जो है वो उनके बेटे से 2 + 5 है, 5 ज्यादा है, तो उसको कैसे लिखोगे, एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करोगे, तो उसको यहां से सीखेंगे। थोड़ा सा समझो, मैं क्वेश्चन से भी समझाऊंगा इसको। जैसे आपको बोल रहा है बेटा कि यहां पे देखो x + 5 को कैसे लिख सकते हो? x + 5 कैन बी रिटन अ नंबर इंक्रीज बाय 5। अब ये बोल रहा है बेटा कि ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 5, इसका क्या मतलब है? नंबर तो हमें पता ही नहीं है, ए नंबर अ नंबर बोला गया है बेटा, इसका क्या मतलब है कि नंबर तो हमें पता ही नहीं है, तो नंबर ले लिया हमने x। अब बोल रहा है इंक्रीज बाय 5, तो +5 कर दिया। अब बोलेंगे सर, यहां पे बच्चे बोलते हैं बेटा कि सर आपने x क्यों लिया, आपने a क्यों नहीं लिया, b क्यों नहीं लिया? तो ले लो, यहां पे जो
वेरिएबल है बेटा, कुछ भी ले सकते हो, तो a + 5 भी आप लिख सकते हो। आपको क्या लिखना है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 5। तो अ नंबर जो है वो तो पता ही नहीं है हमें, वो तो क्या है, वो तो एक वेरिएबल है, नहीं पता है, वो नंबर लिख दिया ना, अ नंबर लिख दिया, कुछ फिक्स नंबर तो लिखा नहीं। तो ये क्या है, वेरिएबल, इंक्रीज बाई 5। तो अ नंबर जो है कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। तो देखो ए एक नंबर हो गया, उसमें 5 को ऐड कर दिया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इस चीज को, ये जो वर्ड है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आई बात? चलो यहां पे देखते हैं, 2x + 3 कैसे लिखा गया है, समझो यहां पे, ट्वाइस अ नंबर, नंबर तो पता ही नहीं, ठीक है, ट्वाइस अ नंबर, तो नंबर ले लिया हमने x, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब 2x, ट्वाइस अ नंबर, नंबर जो है हमने लिया x बेटा, वेरिएबल जो है x, नंबर तो पता नहीं है, तो वेरिएबल ले लिया हमने x, a b c d कुछ भी ले सकते हो, x मैंने ले लिया, x ले लिया। अब बोल रहा है ट्वाइस अ नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंक्रीज बाई 3, चलो इंक्रीज बाई 3 कर दिया, तो 2x + 3। तो इस तरह से बेटा जो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आएंगे उनको आप ऐसे लिख के ही सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखते हैं, अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 5, अ नंबर डिक्रीज बाई 5, नंबर नहीं पता तो x ले लिया, डिक्रीज बाई 5 मतलब यही बोल रहा है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, 5 लेस देन अ नंबर, 5 जो है लेस देन अ नंबर मतलब उसमें माइनस करना है। देखो यहां पे ऐसे भी बोल सकता है, 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, 3 जो है मोर देन ट्वाइस अ नंबर, ठीक है, 2x + 3 को। अब यहां देखो 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर तो पता ही नहीं है नंबर, तो x ले लिया, 4 टाइम्स अ नंबर मतलब 4x, 4 इंटू ए लिया है, देखो यहां पे a लिया है बेटा, हमने x ले लिया, तो कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ भी ले सकते हो आप। द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड अ नंबर, 4 एंड अ नंबर, वही चीज हुआ 4x। 8 डिवाइडेड बाई अ नंबर, 8 को डिवाइड किया गया एक नंबर से, तो x ले लिया मैंने, यहां पे देखो z लिया है, तो कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल जो है कुछ भी ले सकते हो, नंबर तो पता नहीं है ना। फिर देखो द कोसेंट ऑफ 8 एंड अ नंबर, कोसेंट ऑफ 8 एंड अ नंबर, कोसेंट पता है बेटा क्या होता है, देख लो, फिर से देख लो, समझ लो जिसको पता नहीं है, इसको बोलते हैं बेटा डिविजर, डिविजर। यहां पे जो नंबर होता है जब डिवाइड करते हैं, यहां पे जो होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, और यहां पे जो रिमाइंडर बच के आता है, जो बच के आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो कोसेंट ऑफ 8 एंड ए नंबर, 8 और एक नंबर है उसका कोसेंट मतलब डिवाइड करने बोल रहा है, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय नंबर। ए नंबर स्क्वायर्ड, कोई नंबर है जिसको स्क्वायर्ड कर दिया गया, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा सा यहां पे ओलंपियाड की नजर से दे दिया है। तो एक्स स्क्वायर को बोलेंगे अ नंबर स्क्वायर्ड या स्क्वायर ऑफ अ नंबर। आगे बढ़े, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो बेटा, कोई भी वर्ड में लिखा हुआ है कोई चीज तो उसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हो ऐसे। क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS जब हो, कोई इक्वेशन होगा तो बेटा उसमें क्या होगा, उसमें इक्वलिटी की साइन होगी, क्लियर सी बात है, इक्वेशन होगा तो इक्वलिटी की साइन होगी। लेकिन LHS जो लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा और जो राइट हैंड साइड में, वो बराबर होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर बराबर नहीं हो रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं है, इक्वलिटी की साइन नहीं होगी वहां पे, तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगा। जैसे यहां पे देखो एक दिया हुआ है वेइंग स्केल है, यहां पे 4 + 1 कर दिया, तो 4 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, तो क्या 4 + 1 = 5। अब मुझे ये बताना, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस तो है, 4 + 1 जो है 4 + 1 = 5 होता है, तो ये बैलेंस तो है, बट क्या ये इक्वेशन है? इक्वेशन के लिए क्या होना जरूरी है बेटा, इक्वेशन के लिए होना जरूरी है एक वेरिएबल का, किसी भी साइड में होना चाहिए। तो क्या इधर वेरिएबल है, LHS में नहीं है, इधर है RHS में नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वेशन, सो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। बस ये समझाने के लिए दिया गया है कि 4 + 1 इधर हो गया और 5 इधर हो गया, तो ये बैलेंस्ड है, बैलेंस समझाने के लिए दिया गया, इक्वेशन समझाने के लिए नहीं दिया गया, बैलेंस समझाने के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे बैलेंस्ड इक्वेशन और क्या क्या हो सकते हैं बेटा, समझना, आपको 12 + 3 = अगर यहां पे 17 दे दिया, समझो ये इक्वेशन नहीं है, बैलेंस समझा रहा हूं मैं, बैलेंस्ड क्या होता है, तो 12 + 3 क्या होता है, 15 होता है, तो 15 17 के बराबर नहीं है, सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड। समझ में आया?
तो इक्वेशन में अगर इक्वलिटी की साइन लगी हुई है, समझो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, तो अगर ये x की वैसी वैल्यू यहां रखनी है जिससे ये 7 वैल्यू दे दे, x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि उधर की वैल्यू 7 हो जाए। समझ में आ रहा है? तभी ये बैलेंस्ड है। अगर x की वैल्यू समझो यहां पे 5 ले लिया हमने, समझना इस चीज को ध्यान से, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, समझो x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, यहां पे 1 लेते हैं, समझो तो 2 इंटू 1 हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, सो ये हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू 7। क्या माइनस 1 7 के बराबर होता है? नहीं। तो ये क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो x प्लस 1 के लिए ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड नहीं है। समझ में आया? x की कौन सी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन जो है बैलेंस्ड होगा? तो x की वैल्यू जो है वो 5 अगर रख के देखो यहां पे, मैं तो मन में कैलकुलेट कर लिया बेटा, बट समझाने के लिए बोल रहा हूं कि x की वैल्यू 5 रखो, तो 5 रखते हैं यहां पे, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 क्या आता है देखो, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, सो 7 इज इक्वल टू 7। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है किसके लिए? x की वैल्यू जब 5 होगी तो। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल्स हैं बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन कब होगा कब नहीं होगा, ये समझ में आ गया आपको कि x की कौन सी वैल्यू के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन होगा, x की कौन सी वैल्यू के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगा, किसी भी वेरिएबल के किस वैल्यू के लिए बैलेंस्ड होगा, किसके लिए बैलेंस्ड नहीं होगा। देख लो कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस, चल रहा है। अब देखो कुछ रूल्स है बेटा। रूल्स क्या बोलता है, जैसे देखो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये मैंने एक इक्वेशन ले लिया। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, मैंने ये इक्वेशन ले लिया। इसको नोट करना, नोट करते जाओ, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ रूल्स हैं जो आप हमेशा इक्वेशन में फॉलो कर सकते हो। यहां पे हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, 4 रूल्स ऐसे हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अब बोलता है बेटा कि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर आप दोनों तरफ, LHS ये है, ये LHS है, ये RHS है, तो LHS में जो नंबर आप ऐड करोगे वही नंबर RHS में भी ऐड कर सकते हो। जैसे +3 इधर कर सकते हो तो +3 इधर भी कर सकते हो, ये बोलता है। फिर ये भी बोलता है कि अगर आपको माइनस कर रहा हूं, सपोज आपको माइनस कर रहा हूं, तो वो भी आप कर सकते हो। दूसरा रूल बोलता है कि यहां पे माइनस करना है अगर, तो ये भी कर सकते हो। मतलब कोई भी कांस्टेंट जो है बेटा, वो इधर अगर ऐड कर रहे हो तो इधर भी उतना ही वही कांस्टेंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, माइनस भी कर सकते हो, बोलता है मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या बोल रहा है समझना, जैसे कोई इक्वेशन है 3x प्लस 5, इसको हमने 5 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है या 8 दिया हुआ है, यही है ना, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो बोल रहा है अगर इधर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। बोलता है अगर इधर आप +3 कर रहे हो, -3 कर रहे हो, तो इधर भी +3 -3 करो। डिवाइड के बारे में भी बोलता है बेटा, डिवाइड भी कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है, डिवाइड कर समझा देता हूं। 3x प्लस 5 ये दिया हुआ है इक्वल टू 8, तो इधर अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो इधर भी 5 से डिवाइड करना है। किसको? पूरे इक्वेशन को। पूरे इक्वेशन को इधर अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो इधर भी डिवाइड, ये नहीं कि 5 में 5 से डिवाइड कर देना, ऐसा मत करना। पूरा जो इधर LHS है इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो RHS को भी 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो कहने का मतलब समराइज कर देता हूं बेटा यहां पे थोड़ा सा रूल्स को। LHS इज इक्वल टू RHS, अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो कोई भी नंबर इसमें ऐड कर सकते हो कांस्टेंट, कोई भी नंबर दोनों तरफ आप ऐड कर सकते हो LHS RHS में। माइनस भी कर सकते हो कोई भी नंबर या कोई कांस्टेंट जो है वो LHS और RHS दोनों में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन पूरे LHS को करना पड़ेगा, पूरे RHS को करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। समझ में आया? यहां पे दिया हुआ है एक छोटा सा प्रूफ दिया हुआ है, ये प्रूफ भी समझा देता हूं आपको, बट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट समझ लो। जैसे कोई बैलेंस्ड है, इक्वेशन नहीं है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड एक चीज दिया हुआ है 3 + 1, 12 - 8 क्या होता है? 4 होता है, 3 + 1 क्या होता है? 4 होता है, तो ये बैलेंस्ड है। इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ये 4 है, ये भी 4 है। अब मुझे एक चीज बताओ कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 3 ऐड कर देते हैं। +3 कर दिया हमने, तो इधर भी +3 कर सकते हैं। बैलेंस चीजों में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, यही बताना चाह रहा है वहां पे। +3 कर दिया।
अब मुझे ये बताओ कि हमने क्या लिया था, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, यही लिया था ना, इसी को हमने लिखा ना, प्लस 3 इधर किया, प्लस 3 इधर किया। तो 12 माइनस 8 की वैल्यू कितनी थी, 3 प्लस 1 थी। तो 12 माइनस 8 जो है यहां पे हम 3 प्लस 1 कर देते हैं, तो ये 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, ये 3 3 6 1 7 हो गया। देखो 7 इज इक्वल टू 7, सो LHS इज इक्वल टू RHS, फिर से हो गया ना। यहां पे भी LHS इज इक्वल टू RS था, पहले भी बैलेंस था, बाद में भी बैलेंस रहा, दोनों तरफ 3 जोड़ने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही चीज इक्वेशन में हो जाती है बेटा। ये समझो एक इक्वेशन है, ये अगर ये इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है समझो अभी, और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 जो है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों में कुछ भी ऐड करोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ भी ऐड करोगे कोई कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब ये बैलेंस्ड हो तो दोनों तरफ अगर सेम चीज ऐड कर रहे हो, सेम चीज माइनस कर रहे हो, या पूरे LHS या पूरे RHS को सेम चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है। समझ में आई बात? LHS RHS अगर बैलेंस्ड है तो प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो कांस्टेंट को, या फिर पूरे LHS पूरे RHS को डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो बैलेंस्ड ही रहेंगे। बैलेंस जो होता है बिगड़ता नहीं है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। यही रूल था बेटा कि if we subtract the same number from the both side of the balanced equation, the equation will be remain the same. If we multiply the same equation from the both side of a balanced equation, the equation will remain the same. इक्वेशन जो होते हैं वो चेंज नहीं करते हैं, जैसे समझ लेना आप बात को। पहला दूसरा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ये रूल्स है और ये क्या क्यों करते हैं ये समझा दे रहा हूं मैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है समझो। अब ये है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है, यहां पे क्या है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहे हैं बेटा, आसपास से आवाजें आ रही हैं तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 ये दिया हुआ, बोलता है कि दोनों तरफ आप एडिशन कर सकते हो, ठीक है, प्लस 3 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो भी ये बैलेंस्ड रहेगा। अब बोलता है दोनों तरफ माइनस भी कर सकते हो, अच्छा 2x प्लस 5 माइनस 3 करूंगा तो 9 माइनस 3 जो रहेगा वो बैलेंस्ड रहेगा। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, इधर भी माइनस किया इधर भी माइनस किया, 3 जो है दोनों तरफ माइनस किया। चलो मल्टीप्लाई डिवाइड का देखते हैं, तो दोनों तरफ पूरे LHS पूरे RHS को डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई सपोज हम कर रहे हैं तो उधर भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 4 से 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 9 इंटू 4 कर दिया। इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं, 2x प्लस 5 को हम 5 से डिवाइड कर दिए और 9 को भी 5 से डिवाइड कर दिया। जितना से इधर डिवाइड किया पूरे LHS को, RHS को भी हम पूरा डिवाइड करेंगे। तो ये सब जो है बेटा ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस्ड है। तो रूल ये बोलता है कि आप अगर ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो आपका बैलेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े। तो ये हमेशा ध्यान रखोगे बेटा, ऐसा हम कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या बोलता है बेटा? अब हम पढ़ेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जैसे आपके पास दिया हुआ है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एक बार कैमरा चेक कर लूं सब सही है ना? बिल्कुल सही है। तो हमारे पास इक्वेशन है बेटा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करना, अब हम क्या है बेटा यहां पे सीखेंगे कि सॉल्विंग एन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका 3 मेथड हम यहां पे बताएंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना भी। अभी हम पहला मेथड सीख रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब इसको क्या करना है बेटा, ट्रायल लेना है कि x की ऐसी क्या वैल्यू। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब समझो बेटा, अगर हमारे पास 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हमको इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये जो वेरिएबल है, इसमें जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। सॉल्व दिस इक्वेशन का क्या मतलब है कि उसकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो x की क्या वैल्यू होगी, तो x की क्या वैल्यू होगी, तो इसमें क्या करना है बेटा, ट्रायल चेक करना है और फिर देखना है कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो ट्रायल करते हैं। तो x की वैल्यू हम रखते हैं 1, तो यहां 1 रखेंगे। 2 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। क्या ये बैलेंस है, देखते हैं। 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, सो माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये बैलेंस्ड नहीं है। सो x की वैल्यू क्या है, 1 नहीं हो सकती है। चलो दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा
यहां पे x की वैल्यू डालते हैं। अब x की वैल्यू हमने डाला 2, तो 2 डालते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, सो ये हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू 3। चलो ये भी बराबर नहीं है, तो x की वैल्यू 2 भी नहीं होगी। अब 3 डाल के देखते हैं x की वैल्यू। तो ये क्या है बेटा, ट्रायल है, करते रहना है, ट्राई जो है वो करते रहना है। x की वैल्यू हमने 3 रखी, 2 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, सो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। इसको मत पढ़ना, इसको मत देखना, यहां देखो 1 इज इक्वल टू 3, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, सो x की वैल्यू जो होगी वो 3 भी नहीं होगी। अब क्या करें, 4 रख के देखते हैं। ट्रायल ऐसे ही लेते रहना है बेटा, 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, हम हर ट्रायल लेंगे यहाँ पे और फिर देखेंगे। तो 2 इंटू 4 रखा हमने, माइनस 5 इज इक्वल टू 3, सो दिस इज 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, सो 3 इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया, मतलब x की वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड रहेगा। तो ट्रायल मेथड से हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, सॉल्व हो गया इक्वेशन। बट ये जो है बहुत ही लेंदी मेथड है बेटा, क्योंकि इसमें 1 रखना है, 1/2 रखना है कि 2 रखना है कि 3 रखना है कि 4 रखना है कि -1 रखना है कि -2 रखना है, ये हमें पता नहीं है। ट्रायल लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है। तो ये बहुत ही लेंदी मेथड है। चलो दूसरे मेथड को अब समझते हैं। एक मेथड समझ में आया बेटा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है बेटा बैलेंसिंग मेथड। क्या बोलता है बैलेंसिंग मेथड, समझो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, यहां पे दिया हुआ है x प्लस 8 इज इक्वल टू 12। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम कैसे करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, देखेंगे बराबर हो रहा है कि नहीं। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना होगा, 8 प्लस 1 9, नहीं हो रहा है। 2 8 प्लस 2 10, बराबर नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं। 3 रखेंगे तो 8 प्लस 3 11, नहीं हो रहा है। 8 प्लस 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ट्रायल मेथड से बेटा हम इसको ऐसे सॉल्व किए। अब हम देखते हैं इसको बैलेंसिंग मेथड से। बैलेंसिंग मेथड में क्या करना है बेटा कि आपके पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, दोनों तरफ देखो, वेरिएबल x है। वेरिएबल क्या है यहां पे, वेरिएबल है यहां पे x। तो x को एक तरफ रख दो, x को एक तरफ रख दो। कैसे रख सकते हैं, तो मैंने बताया था ना कि दोनों तरफ प्लस माइनस कर सकते हैं, बताया था ना वो रूल जो था कि इस तरफ भी प्लस कर सकते हैं, इस तरफ भी प्लस कर सकते हैं, इस तरफ भी माइनस कर सकते हैं, इस तरफ भी सेम नंबर जो है उससे हम माइनस कर सकते हैं। इस तरफ जो है पूरे को डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, तो इधर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस तरफ -8 कर देंगे तो x अकेला रह जाएगा। क्या कर रहा हूं, बोथ साइड सबट्रैक्ट 8, दोनों साइड में हम 8 को माइनस कर रहे हैं। x प्लस 8 माइनस 8 इधर कर दिए, इधर 12 माइनस 8 कर दिया। आवाज से डिस्टर्ब नहीं होना, इस पे ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया बेटा, x हो गया, इधर क्या हो गया 4 हो गया। तो देखो x की वैल्यू निकल के आ गई 4 आ गई। तो ये कहते हैं बेटा, इसको बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। बैलेंसिंग मेथड में क्या करते हैं, हम रूल्स को यूज करते हैं। बैलेंसिंग मेथड में क्या यूज करते हैं, रूल्स जो हमने 4 रूल्स बताए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 रूल जो मैंने आपको बताया था इसको यूज करते हैं। चलो इससे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये यूजफुल है बेटा, ये बहुत जगह यूज होगा। यूजफुल तीनों है, तीनों आगे आ जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, क्लास 11th 12th में जाओगे, इसका तीनों का यूज आता है। तो इसको समझते हैं और भी क्वेश्चन से। जैसे समझो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, समझो 12 दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे समझ में आ रहा है ना, इसको बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों इक्वलिटी साइन के साथ आए हैं तो इक्वेशन हो गया। अब बोल रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं बैलेंसिंग मेथड से। ट्रायल वाले से कर लोगे, ट्रायल वाले से कर लोगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 7, नहीं हो रहा है। 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, 1/3 रखेंगे, 1/4 रखेंगे, नहीं पता क्या रखेंगे। तो ट्रायल वाला मेथड जो है बेटा यहाँ पे बहुत लेंदी हो जाएगा। बैलेंसिंग मेथड से करते हैं। तो एक काम करते हैं, x को अकेला छोड़ना है बेटा हमको, x ही वेरिएबल है ना, वेरिएबल यहाँ क्या है, x है। वेरिएबल जो है यहाँ पे x है, तो x को अकेला छोड़ना है। तो क्या करें, दोनों तरफ -5 कर देते हैं। चलो कर देते हैं,
दोनों तरफ हमने -5 कर दिया। कर सकते हैं प्लस माइनस डिवाइड वाला। तो ये हो गया 2x, 5 में से 5 चला गया 0 हो गया, और 12 में से 5 गया तो 7 हो गया। अब यहां 2x है, अब क्या करें? तो दोनों तरफ मैंने बताया था कि LHS और RHS को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चलो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 कट गया, सो x इक्वल टू कितना आ गया 7/2। देखो इस मेथड से भी आंसर आ गया। एक और एग्जांपल से समझा दूं इसको। चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या होता है, बैलेंसिंग मेथड में जो 4 रूल मैंने बताए थे बेटा, प्लस माइनस वाले और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले, वो यूज करते हैं। जैसे हमारे पास है यहां पे 3x + 7 इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करो खुद से बैलेंसिंग मेथड से, पॉज करके करो। चलो मैं करता हूं। अब दोनों तरफ क्या करते हैं बेटा, मुझे x को अकेला छोड़ना है। x ही एक वेरिएबल है यहां पे, इधर देखो कोई वेरिएबल नहीं, इधर x वेरिएबल है। अब x को मुझे अकेला छोड़ना है, तो क्या करूं, 3x + 7, इधर भी 7 से माइनस कर देता हूं, इधर भी 7 से माइनस कर देता हूं। कर सकते हैं ऐसा। तो ये क्या हो गया 3x, तो 7 तो कट गया 0 हो गया। 15 - 7 कितना हो गया 8 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3x/3 इज इक्वल टू 8/3। सो 3 कट गया, सो x इज इक्वल टू 8/3। सो x की वैल्यू 8/3 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा। चलो चेक भी कर लेते हैं इसको, चेक करना भी आना चाहिए बेटा, ये भी सीख लो। 15, x की वैल्यू 8/3 रखते हैं, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। 8/3 रखा, +7 इज इक्वल टू 15। सो 3 से 3 कट गया, सो 8 + 7 इज इक्वल टू 15। सो 15 इज इक्वल टू 15। सो दिस इज बैलेंस्ड। सो x की 8/3 वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू लोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगा। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ट्रांसपोजिशन मेथड, इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। इसमें बोलता है बेटा कि हमारे पास समझो एक इक्वेशन दिया हुआ है यहां पे 2, इसको मत देखो, मैं समझा रहा हूं। 2x + 3 इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब करना क्या है बेटा, रूल्स है इसमें भी थोड़े रूल्स हैं, समझ लो। एक ट्रांसपोजिशन मेथड जो है, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। ट्रांसपोजिशन मेथड जो है बेटा, इसमें भी कुछ रूल्स हैं, उसको समझना। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई भी कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, कुछ भी टर्म्स जो है, टर्म्स ही समझो एक तरह से, कुछ भी अगर प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के साथ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको अगर उधर ले जाना राइट हैंड साइड में, तो वो किससे जाता है बेटा, उसके अपोजिट। जैसे प्लस जो है माइनस के साथ उस तरफ जाता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से प्लस से उधर ले जाना है तो माइनस में जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई जो है डिवाइड में जाएगा, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये बस समझ लो, मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन से समझा रहा हूं, वेट समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास ये है इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो +3, ये जो है 2 टर्म है। 2x क्या है, एक टर्म है, 3 एक टर्म है। तो 3 किसके साथ है बेटा, प्लस के साथ है, इस टर्म के साथ। तो जब हम इस 3 को उधर भेजेंगे, या 2x को उधर भेजेंगे, या फिर कोई भी ऐसा चीज है जिसको अगर हम इक्वालिटी साइन के अपोजिट भेजेंगे, तो प्लस जो है माइनस में जाएगा, माइनस प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में जाएगा। कैसे, देखो 2x जो है +3 है, तो +3 है ना, ये और ये 2 टर्म है, ये प्लस के साथ है, तो 3 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 9 के साथ 3 जो है माइनस में चला गया। यही चीज बता रहा था। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 6। अब बताओ 2 × x है, ये है ना, 2 × x है इक्वल टू 6 हुआ। 2x को लिख सकते हैं ना 2 × x। तो 2x के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो मैं क्या करूंगा, 2 को उधर अगर भेजता हूं तो वो डिवाइड में जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 3। सो x की वैल्यू 3 आ गई। x की 3 अगर वैल्यू होगी बेटा, तभी ये बैलेंस्ड होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस करा दो, चलो मैं कराता हूं क्वेश्चन। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है बेटा, जो स्टेप 1 जो बोल रहा है, इसको भी समझ लेते हैं हम। 3x + 5 इज इक्वल टू 7x - 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखना ट्रांसपोजिशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा।
इसमें बोलता है बेटा कि जितने भी, यहां देखो इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, तो सारे वेरिएबल को एक तरफ कर दो और सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। तो कांस्टेंट किधर कर दूं? लेफ्ट हैंड साइड में कर दूं? आप राइट हैंड साइड में भी कर सकते हो, मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूं। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 5 है, तो यहाँ पे चलो 5 है। अब कांस्टेंट ये -2 है यहाँ पे, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। +2 कर दिया। अब 3x को तो उधर भेजना है। 3x क्या है बेटा? प्लस के साथ है, इसके साथ 3x जो है 5 के साथ तो प्लस में है, तो 3x उधर जाएगा तो क्या होगा? 3x जो है यहाँ पे तो ये प्लस ही है ना, तो उधर जब जाएगा बेटा 3x तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 7x - 3x। क्लियर हुआ? 3x जो है बेटा इसके साथ आगे का जो साइन है वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो कैसे जाएगा? उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इसके साथ प्लस के रिलेशन में ही है। तो ये हो गया 7 इज हो गया 4x। सो x इज क्या हो गया बेटा? अब 4 × x, 4x को लिख सकते हैं 4 × x। सो x इज क्या होगा? उधर जाएगा 4 तो डिवाइड में जाएगा, तो 7/4। 7/4 ही होगा ना, 4 इधर जाएगा तो 7/4 हो जाएगा x। तो x की वैल्यू 7/4 हो गया। नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझाता हूं। प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझ गया हूं। देखो -3x है, +2 है, = 7x है, -3 है। अब करो, प्लस माइनस का कंफ्यूजन जो वहां पे हुआ होगा वो यहां क्लियर हो जाएगा। देखो मैं क्या करता हूं, सारे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूं कि उधर ले जाऊं। चलो उधर ले जाता हूं, राइट हैंड साइड में। तो ये -3x है बेटा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन के साथ है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये -3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 का तो 2 ही रह गया, -3 जो है इधर आया तो +3 हो गया। 7x है उधर, ये -3x है, उधर गया तो +3x हो गया। तो ये बेटा 3 के आगे का जो साइन है माइनस, और ये प्लस के रिलेशन के साथ इसमें है, तो ये जो माइनस साइन है ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइन के साथ अगर उधर जा रहा है तो जिस साइन के साथ है, जैसे देखो 3 यहां किसके साथ है? प्लस साइन के साथ है, तो उधर जाएगा तो प्लस रिलेशन के साथ है, बट प्लस साइन के साथ है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 + 2x लिख सकते हो, = 9 लिख सकते हो। तो ये प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये 3 को ही तो उधर भेज रहे हैं, तो 3 उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ये क्लियर हुआ कंफ्यूजन कि ये -3x है तो उधर गया तो +3x हो गया। तो ये कितना हो गया? 10x हो गया बेटा। ये हो गया 5 हो गया, तो इस 10x को 10 × x लिखा, ये 5 हो गया। सो x = क्या हो जाएगा? 10 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 5 / 10, सो दिस इज 5/10। सो 1/2 हो गया। ये 1/2 हो जाएगा ना, 5 × 2 = 10, सो x = 1/2। क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल से समझो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां देखो माइनस प्लस वाला समझना। -3x + 4x + 9 = 3x + 2 - 4x। समझो ये इसको सॉल्व करना है। तो देखो -3x + 4x, पहले इसको यहां पे सॉल्व कर दो, तो ये हो गया x + 4x - 3x कितना हो गया? x हो गया, +9 = 3x - 4x क्या हो गया? -x। 3x - 4x क्या होगा? -x + 2। अब मुझे ये बताओ कि x को उधर ले जाएं या इधर ले जाएं? चलो दोनों काम करते हैं, दो तरह से बनाते हैं इसको। x को है इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये x3 रह जाएगा, और ये वाला -x के साथ है, x के आगे का साइन क्या है? माइनस है, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x हो गया, = 9 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन के साथ है तो उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसको समझो, अगर हम x को उधर ले जाते हैं तो 2 जो होगा इधर आएगा, तो 9 - 2 हो जाएगा, = क्या हो जाएगा? 9 इधर ही रहेगा ना, 2 इधर। हमने क्या किया बेटा? दो तरह से सॉल्व कर रहे हैं। x को हम सारे वेरिएबल को इधर ला रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा? -x इधर आएगा तो क्या होगा? x + x हो जाएगा, और 9 उधर जाएगा तो क्या होगा? 2 - 9 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? सारे वेरिएबल को उधर ले जा रहे हैं, तो उधर ले जा रहे हैं तो x जो है उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? -x तो पहले से है, और x जो है यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, तो ये -x हो गया। तो ये क्या हो गया? 7 हो गया, ये हो गया -2x। यहां पे देखते हैं, ये हो गया 2x और ये हो गया 7, -7 हो गया। तो x = क्या होगा? दिखाई दे रहा है आपको? 2 × x है तो -7/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × x है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहां पे देखते हैं, यहां पे देख लेते हैं, तो -2x,
तो -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/-2। सो 7/-2 क्या होता है बेटा -7/2 होता है। देखो आंसर सेम ही है ना, तो आप किधर भी ले जा सकते हो, आप किधर भी ले जा सकते हो वेरिएबल को और कांस्टेंट को, ठीक है, कर सकते हो ऐसे। तो हमेशा जो प्लस रहेगा बेटा वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर जो माइनस रहेगा उधर प्लस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा उधर डिवाइड हो जाएगा, इधर जो डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करा दो इस पे, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं। ये बेटा समझ लो, ये समझ लिया तो फिर सब आसान है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पे, 4x + 9 = कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा। 4x + 9 = 2x + 3। चलो सॉल्व करो इसको। तो यहां 2x क्या है बेटा +2x है, प्लस साइन है ना आगे, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x - 2x, सारा वेरिएबल इधर ला रहा हूं, तो ये +9 है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 9 हो जाएगा, 3 तो वही रहेगा। तो ये क्या हो गया, फास्ट कर रहा हूं थोड़ा, 2x हो जाएगा = -6 हो जाएगा, 3 - 9 क्या होगा -6 होगा। तो 2x क्या है बेटा 2 × x है, यहां -6 है, तो x की वैल्यू मुझे निकालना है, तो x = क्या होगा -6/2, सो दिस इज -3। ये 2 मल्टीप्लाई है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पे देखो ये प्लस में है ना, 4x + 9, 4x + 9, तो 9 उधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। 4x भी रहता अगर उधर जाता तो माइनस में ही जाता, क्योंकि 9 जो है वो +4x के साथ अटैच्ड है, +4x के साथ है, ठीक है। ये प्लस साइन है ना यहां पे, ये दोनों जुड़ रहे हैं ना आपस में। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। क्वेश्चन टाइम। राजू फादर्स एज इज 5 years more than 3 times ऑफ द राजू एज। क्या बोल रहा है कि राजू के पापा का जो एज है वो 5 years ज्यादा है 3 times ऑफ राजू एज से। तो समझ लो राजू का एज हमने मान लिया, राजू लेट राजूज एज इज x मान लिया, ठीक है। अब क्या बोलता है उसके फादर का एज क्या हो जाएगा, फिर फादर्स एज क्या हो जाएगा बेटा, फादर्स एज बोलता है 5 times more than 3, 5 years more than 3 times। क्या बोल रहा है बेटा 5 year more than 3 times, यही बोल रहा है। तो 3 times कर देते हैं राजू के एज का, 3 times राजू एज, तो राजू का एज कितना है x, तो 3 times राजू एज कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 5 year more कर दो तो +5 कर दिया, तो ये हो गया फादर्स का एज। अब बोलता है फाइंड राजू एज, फाइंड राजू एज मतलब x फाइंड करना है इफ हिज फादर एज इज 44, फादर एज अगर 44 है मतलब ये किसके बराबर है बेटा 44 के। देखो मैथ्स में कैसे चेंज करते हैं, यही मैं सिखा रहा था कि अगर वर्ड रहेगा तो वर्ड को हम एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो बोल रहा है ना 3 times राजू एज, 5 years more than 3 times राजू एज, तो 3x हो गया, 3x + 5 = 44, सो दिस इज 3x + 5 = 44 हुआ। आवाज से डिस्टर्ब नहीं होना जो आसपास हो रहा है, ठीक है। अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंसिंग से करते हैं और ट्रांसपोजिशन से करते हैं, दोनों तरह से करते हैं। तो चलो बैलेंसिंग से पहले करके दिखाता हूं मैं आपको। तो ये 3x + 5 है, तो मुझे क्या करना है x को अकेला छोड़ना है, तो दोनों तरफ क्या करो -5 कर दो, दोनों तरफ -5 कर दो, तो 3x + 5 - 5 = 44 - 5। क्लियर है, तो ये हो गया 3x, ये क्या हो गया 39 हो गया, 39। x = कितना हो गया बेटा 39/3। कैसे होगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, 3x = 39 आया तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो 3x/3 39/3, सो 3 कट गया, सो x = आ गया 13। क्लियर हुआ। ट्रांसपोजिशन मेथड से करते हैं इसको, थोड़ा फास्ट हो रहा है तो धीरे धीरे समझ लेना स्लो करके। = 44 है, इसको सॉल्व करना है, तो ये देखो ये +5 है, तो सारे जो वेरिएबल हैं और कांस्टेंट जो है उनको अलग अलग साइड में रखते हैं। तो इधर है क्या बेटा वेरिएबल, तो वेरिएबल को रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3x को इधर ही रख दिया और 5 को उधर भेज दिया, तो 44 + 5 था तो इधर गया तो -5 हो गया, सो दिस इज 39, 3x का 3x है। अब 3x को 3 × x लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, 39 हो गया। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 3 × x था, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज 13। सो देखो आंसर आ गया 13। क्लियर हुआ,
चलो आगे बढ़ते हैं, स्लो करके देख लेना इसको या फिर पॉज करके फिर से देख लेना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 18। सॉल्व फॉर एक्स इक्वेशन इज दिस वन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है, बता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, समझ लो। a इंटू बी प्लस सी होता है, तो a को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और a को c के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दो और प्लस साइन है तो प्लस लिख दो, माइनस साइन रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, करते हैं इसको। तो इसको 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब प्लस का प्लस रह गया, और 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 18 हो गया। तो ये क्या हो गया, 2x हो गया, ये कितना हो गया, 3 2 6 हो गया, ये 18 हो गया। अब बताओ वेरिएबल क्या है, 2x, कांस्टेंट क्या है 6 और 18, तो 6 को उधर ले जाते हैं, सारा कांस्टेंट राइट हैंड साइड में। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 माइनस 6। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। प्लस 6 था ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थोड़ा फास्ट फास्ट करने का आदत रखो बेटा, क्योंकि मैंने सब पढ़ा दिया है तो फास्ट होना चाहिए। 2x इज इक्वल टू 12 हो गया, तो 2 इंटू एक्स, 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जो है मल्टीप्लाई में x के साथ है, सो 12 अपॉन 2, सो दिस इज 6। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। क्लियर हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, a अगर b प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे अगर प्लस रहे, यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे समझो माइनस लेते हैं हम तो ये माइनस हो जाएगा। ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, ऐसा आप कर सकते हो। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है बेटा, ये ट्राइंगल समझो, इसमें ये साइड बराबर होते हैं और ये एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों एंगल भी बराबर होते हैं और दोनों साइड भी बराबर होते हैं, दो ही साइड, तीसरा साइड बराबर नहीं होता है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल आर इक्वल्स, सही है, बेस एंगल जो है दोनों इक्वल है। इफ द वर्टेक्स एंगल इज 50, अगर वर्टेक्स एंगल जो है ये 50 डिग्री है, व्हाट आर द बेस एंगल, बेस एंगल हमें नहीं पता तो ले लो, लेट बेस एंगल इज x डिग्री, ले लिया हमने। तो ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है। क्लियर है। तो एक एंगल के तीनों, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होते हैं बेटा, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होता है। तो हमें निकालना क्या है, x निकालना है, बेस एंगल निकालना है। तो ये हो गया 2x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ ये 50 डिग्री जो है ये प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो डिग्री सेम माइनस कर सकते हो बेटा, जैसा सिंपल माइनस होता है वैसा कर सकते हो। तो ये हो गया 130 डिग्री। अब बताओ 2 इंटू एक्स सही है, बिल्कुल है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो 130 डिग्री अपॉन 2, सो दिस इज 65 डिग्री। सो दिस इज 65 डिग्री आंसर। सो बेस एंगल कितना निकल के आया बेटा, 65 डिग्री। समझ में आया, ये कितना है 65 डिग्री है और ये कितना है 65 डिग्री, दोनों 65 है। ऐड करके देख लो, 65 प्लस 50, ये 180 होना चाहिए, तो ये 130 हुआ प्लस 50, सो दिस इज 180। सो आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से आपने कुछ बनाया है बेटा, आपका जो आंसर आया है उसको आप चेक भी कर सकते हो। ये मैथ्स है, मैथ्स में दिमाग लगाना पड़ता है। आगे बढ़े। सम ऑफ टाइम्स अ नंबर एंड 12 इज 47। सम ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बेटा। सम ऑफ 2 टाइम्स कर देता हूं यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन जो है उसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। सम ऑफ 2 टाइम्स अ नंबर एंड 12 इज 47। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर। समझो, लेट द नंबर इज x, नंबर ही निकालना है ना, लेट द, जो निकालना होता है बेटा उसको x ले लो। लेट द नंबर इज x, ओके। सम ऑफ 2 टाइम्स अ नंबर, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर ये हो गया, एंड 12, ये दोनों का सम क्या बोल रहा है, 47 है, यही बोल रहा है ना। इस तरह से लिखना आना चाहिए बेटा। सम ऑफ
2 times a number and 12, 2 times a number और 12, 2 times a number and 12 is 47। समझ में आया कैसे मैंने लिखा? सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 47 माइनस 12। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 47 माइनस 12 कितना होता है बेटा, 35। 35 ही होगा ना, हाँ। सो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35। सो x की वैल्यू निकालनी है तो 35, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में x के साथ है तो इधर गया तो डिवाइड में हो गया। सो 35/2, सो दिस इज 17.5। सो फाइंड द नंबर करना है तो x की वैल्यू कितना निकल के आई है, x की वैल्यू जो है 17.5 आई, तो x की वैल्यू जो है 17.5। सो दिस इज द आंसर। तो एक चीज यहां से हमें ये समझ में आई बेटा कि जो भी निकालना है, फाइंड द नंबर, जो भी निकालना है उसको आप x मान लो, उसको आप x मान लो और फिर क्वेश्चन जैसे जैसे गाइड कर रहा है वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, आंसर निकल के आ जाएगा x की। ठीक है, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोजिशन, ये ऑफलाइन दिखा रहा है, ये ट्रांसपोजिशन मेथड जो है, ये ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोजिशन मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हमें बैलेंसिंग से करना होता तो कैसे करते, समझो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 47 है। ट्रायल वाला मेथड से तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 17.5 तक तो पहुंचते पहुंचते रात हो जानी है। तो देखो इसको करते हैं, तो हमें x निकालना है तो 12 जो इधर प्लस में है तो माइनस कर दो दोनों तरफ 12, दोनों तरफ माइनस किए 12 को। क्यों किए, क्योंकि हमें x, केवल x को छोड़ना है यहाँ पे, तभी तो ये 12 हट जाएगा। प्लस 12 है, माइनस 12 कर दिए तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा 12, दोनों तरफ करना पड़ेगा, सेम नंबर से दोनों तरफ माइनस करेंगे। ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम बेटा, ये बैलेंसिंग मेथड यूज कर रहे हैं, बैलेंसिंग मेथड। तो ये क्या हो गया, 2x हो गया, 12 12 कट गया, देखो 47 माइनस 12 कितना हो गया, 35। अब देखो दोनों तरफ डिवाइड कर दो 2 से, तभी तो x अकेला रह जाएगा। तो दोनों तरफ अगर हमने डिवाइड किया 2 से, सो 35/2 हो गया, ये हो गया 2 2 कट गया, सो x इक्वल टू हो गया 35/2। सो आंसर इज 17.5। देखो निकल के आ गया। तो बैलेंसिंग मेथड से भी आप कर सकते थे, ट्रांसपोजिशन मेथड से भी कर सकते थे। ये दोनों मेथड जो है बेटा आपको वेल क्लियर होने चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करोगे, एमटीजी के प्रेप गाइड जो आपके पास होगा, जो ओलंपियाड के लिए यूज करते हैं, उसके ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओ, आपके सारे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो पुरानी चीज आ गई फिर से। चलो यहां पे हमारा खत्म होता है ये चैप्टर। सिंपल इक्वेशंस, बहुत सिंपल सा है बेटा, बहुत सिंपल सा है। इसको अगर कहीं पे फास्ट हो रहा होगा तो आप स्लो करके देख लेना उसको, ठीक है। यूट्यूब में रहता है वो चीज़ कि स्लो आप कर सकते हो, तो इसको करके देख लेना। और पढ़ाई अच्छे से करना है, एमटीजी के क्वेश्चंस बनाना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाना। जितने क्वेश्चंस बनाओगे आपके ये उतने क्लियर होते जाएंगे कि कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है। ये सब छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स रहते हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।